भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। स्वप्निल, आपको भी हमारा नमस्कार। हमारा भी आपको नमस्कार ममता जी, और हमारे सभी सुनने वाले हमारे साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी देख रहे थे आप कुछ सोच रही थी, बड़ी गंभीर सी। क्या सोच रही हैं? अब अगर ये सवाल पूछें तो दरअसल क्या होता है कि हमारे पास विचारों का भंडार होता है और यादों का कारवां होता है। और जब यादें दस्तक देती हैं ना, तो हम जाने कहाँ कहाँ की बातें याद करते हैं, जाने कहाँ कहाँ की बातें सोचते हैं, बचपन की और उसके बाद की दुनिया भर की बातें हमारे जहन में आती हैं और समझ नहीं पाते कि ये यादें हमारा दामन छोड़ती क्यों नहीं है। कई बार अच्छी यादें तो हमें सहलाती हैं, गुदगुदाती हैं, लेकिन जो यादें अच्छी नहीं होती हैं वो उन यादों से हम निजात पाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अच्छी यादें जैसे आपने बोला ना, वो हमारी ज़िंदगी में ऊर्जा देती हैं, हमें सकारात्मक बनाए रखती हैं, एक तरीके से कहा जाए तो ताकत देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी खराशें भी होती हैं जिनको हम पुरानी और उलझी बातों में छोड़ देना चाहते हैं पीछे, पर कुछ ऐसा होता है कि छोड़ भी नहीं पाते। अब शुरुआत में ही यादों में हम क्यों खो जाएं, ये तो विषय और भी है। बातों के बारे में बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारी सखियां और सखा इन मुद्दों पर अपने विचार साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। तो और क्या क्या मुद्दे हैं वो भी तो बता दें। महिला सुरक्षा, सक्षम बने, सुरक्षित रहें, ये हमारा विषय है। और इसके साथ साथ आज एक और गंभीर बात पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे कि जो ज़िंदगी हमारी एक विषय पर, एक चीज़ पर निर्धारित हो गई है, जैसे कहते हैं कि मतलब उस पर पूरी तरह से बेस हो गया है। सीधे सीधे कहिए कि हम यंत्रवत हो गए हैं। यंत्रवत हो गए हैं। तो उससे कैसे निकलें, क्या है उसके मतलब उलझने कैसी हैं, उनसे कैसे बाहर आए, यानी कि अलार्म पर चलती ज़िंदगी से निजात कैसे पाए, इसके बारे में बात करेंगे। और पुरानी यादों से कैसे निकले, ये तो हमारा विषय है ये। और इन सारे विषयों पर हमें इंतज़ार रहेगा श्रोताओं की टिप्पणियों का। तो वो अपने विचार ज़रूर साझा करें। और जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चटक पटक कुछ नए तरीके के व्यंजन जब मिलते हैं खाने को, तो बड़ा अच्छा लगता है, स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा तीव्र हो जाती है। तो सारी बातें जब करेंगे तो खाने की बातें तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल, इसी सिलसिले में हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ अच्छा नया बताने की कोशिश करेंगे। कोई आने वाला होता है स्वप्निल घर पे, तो हम बार बार घड़ी की ओर देखते हैं। कई बार तो ये जहन में होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्तता होती है और बहुत सारे काम होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अलार्म लगा लेते हैं आने वाले के इंतज़ार में भी, है ना। बिल्कुल, और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए नहीं, पता है अब तो इतना ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए लोग अलार्म लगाने लगे हैं कि मतलब इतने वक्त पर दवा लेनी है तो उसके लिए अलार्म है। पहले सिर्फ सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया जाता था और अब तो हर छोटे छोटे काम के लिए अलार्म लगाया जाता है। बिल्कुल, और 2-3 अलार्म लगाए जाते हैं, सिर्फ एक नहीं। स्नूज़ करने के बाद फिर कहीं जाकर चौथे या 5वें अलार्म पर सोकर जागा जाता है आजकल। और सोने जगने की बस रस्साकशी में कई बार समय से देरी से हम पहुंच पाते हैं। और अगर ऐसा है तो भाई ये सच में खतरे की घंटी भी है और आप खुद ही अपने मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो हमारी अलार्म लगाने की आदत है ना, जो एक नहीं, 2 नहीं, 4-5 अलार्म कभी कभी हम सोने के उसमें लगा लेते हैं सुबह, तो उसमें क्या होता है, स्लीप एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि कई सारे अलार्म्स लगाना और थोड़ा जगना, थोड़ा सोने की जो स्थिति हो जाती है, उसकी वजह से हमारे लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इससे क्या होता है कि दिन भर सुस्ती छाई रहती है और थकावट भी महसूस होती है। इस संबंध में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की कुछ स्टडीज़ सामने आई, तो उनका ये कहना है कि इसका मुख्य असर मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से भी पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। बात ये जो सुनने में है थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि अलार्म से भी खतरा हो सकता है, पर विशेषज्ञ तो भाई ऐसा ही बताते हैं कि नींद से जागने का जो कुछ पहले का वक्त होता है उसे हम स्लीप साइकिल के नाम से जानते हैं। उसके जब आखिरी चरण में होते हैं तो उसे रैपिड आई मूवमेंट यानी कि रेम कहते हैं। और ये जो रेम है, नींद की वो अवस्था कही जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा सपने आते हैं और इस दौरान दिमाग बहुत ही अधिक सक्रिय होता
होता है और लगभग 90 मिनट के इस चरण में बार बार अलार्म बजने से नींद में खलल भी पड़ती है, जिससे दिमाग के काम करने की क्षमता पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है। और हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं कि अलार्म पर चलती जिंदगी, सच आज समूची जिंदगी ही अलार्म पर हो गई है। सुबह उठने से लेकर विभिन्न कार्यों के संयोजन में भी अलार्म की बहुत बड़ी उपयोगिता है। माना पहले सूर्य घड़ी से हम लोग सचेत होते थे, लेकिन अब तो मोबाइल सबके सिराने ही है। इतना सब कुछ अलार्म के सहारे करते करते एक दिन अचानक अंततः बीमारियों द्वारा जिंदगी से विदा होने का अलार्म भी मिल जाता है और हम सहर्ष विदा भी हो जाते हैं। स्वप्निल, एक टिप्पणी आई है जिसमें बड़ी पते की बात लिखी है। लिखा है कि हमारे जबलपुर में टेलीग्राफ फैक्ट्री है जो कि अब कुछ समय से बंद हो गई है। वहाँ पर रोज सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे एक होटल अलार्म की तरह बजता था, जिसमें हम भी सतर्क हो जाते थे। समय के लिए 30 जनवरी को गांधी जी की याद में 11 बजे भी 2 मिनट के मौन के लिए बजाता था। अब वो फैक्ट्री तो बंद हो गई, लेकिन अलार्म भी बंद हो गया। एक तरह का सायरन होता है, सायरन बजता था और समय के मतलब समय को याद दिलाने के लिए सायरन बजाया जाता था। आप स्वप्निल, आपको याद होगा कि जब, या फिर नानी दादी से सुना होगा, माँ से सुना होगा आपने कि उन लोगों ने कभी घड़ी से अलार्म नहीं लगाया। नहीं। अगर माँ से कह दिया जाए कि हमें सुबह 4 बजे उठना है तो ठीक 4 बजे आकर माँ जगा देती थी और कहती थी 4 बज गए, तो हमें लगता था अरे इतनी रात है, इनकी नींद कैसे खुली होगी 4 बजे। हम ये सोचते थे कि अरे नहीं, या तो इन्होंने देर से जगाया है या तो पहले जगा दिया, जागती रही। लेकिन पता चला कि ठीक 4 बजे। तो हम जब कई बार ऐसा हुआ तो हमने पूछा माँ से कि ये कैसे आप बिना घड़ी के, बिना अलार्म के 4 बजे जगा देती हैं। तो उन्होंने जो नुस्खा बताया कि सोने से पहले हम अपने आप से कहते हैं कि मुझे 4 बजे जगना है, 4 बजे जगना ही है। ये बार बार हम अपने आप से अगर कहेंगे तो दिमाग को ये बात बार याद हो जाती है, तो हम 4 बजे जग जाते हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट से जाना है या फिर हमें ड्यूटी पर आना है तो हम इस भरोसे पे बैठ जाएं और अलार्म ना लगाएं। इसका ये मतलब कतई नहीं है। तो ये सुविधा है तो उसका उपयोग करें, लेकिन अलार्म के आदी ना हो जाएं। बिल्कुल, क्योंकि यही तो हम बात कर रहे हैं ना कि नींद में बार बार जैसे बहुत सारे अलार्म लगा लेते हैं तो खलल पड़ता है, जिससे कि नींद पूरी नहीं होती, तो उससे तनाव होता है, जिससे स्लीप एपनिया यानी कि आधा सोना आधा जगना जैसी स्थिति, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन जैसी कई सारी समस्याएं मतलब देखने में आती हैं और हम पूरा दिन ऐसे उलझन में, उहापोह में पड़े रहते हैं। और स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होता है। विशेषज्ञों की अगर माने तो जागने के लिए बस एक ही अलार्म काफ़ी होता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए कई बार ऐसा करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। और हमने तो अभी देखा है कि अलार्म के साथ साथ अब बहुत सारे घरों में अलेक्सा की सुविधा हो गई। तो अलेक्सा से कह देते हैं कि हमें इतने बजे ये याद दिलाना है, इतने बजे दवा खानी है तो याद दिलाना है, इतने बजे एक्सरसाइज, इतने बजे स्टडी। ख़ास तौर से हमारे बाद की जो पीढ़ी है, स्टूडेंट्स, बच्चे, वो इतने हैबिचुअल हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं कि हर बात कहते हैं कि हमें फलाना चैप्टर पढ़ने के लिए याद दिलाना है, तो चैप्टर का नाम और वो उसमें तो यही चीज़ें हैं। हाँ, बहुत मतलब ये देखा जा रहा है कि हम लोग उसके आदी होते जा रहे हैं और ये अलार्म बहुत सारे लगाना या चीज़ें याद दिलाने के लिए किसी चीज़ पर मतलब निर्धारित कर देना उस चीज़ को, ये एक तरीके से देखा जाए तो इसके पीछे आदत हमारी अपनी ही आदतें हैं। जैसे कि उठने का मन नहीं होता है तो इसके पीछे बड़ा कारण कि हम देर से सोते हैं। जब देर से सोएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उठने में आनाकानी करेंगे ही करेंगे। तो अब क्या करते हैं हम कि आनाकानी नहीं करते। अलार्म एक अपने मन के भीतर भी होता है जिसे हम तय कर लें और उससे भी हम अपनी समय सीमा तय कर सकते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं, हमने पहले भी कहा कि अलार्म लगाइए मत, पर अलार्म के गुलाम ना हो। और जब बार बार अलार्म बजता है तो हमारी स्लीपिंग साइकिल बाधित होती है, क्योंकि हम देर रात तक जागते हैं, ये भी एक वजह है। यूँ तो ये आदत बहुत सामान्य सी लगती है, पर सेहत के लिहाज से इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। बिल्कुल ममता जी। और कई बार लोग ना कामों को जो है रात के लिए टाल देते हैं। हमने कई बार देखा है कि अच्छा ठीक है, इसको ना रात में करेंगे, सन्नाटे में करेंगे करके, और रात के खाने में सही मात्रा से जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी अगर है दिन रात के खाने में, तो भी ऐसी दिक्कत आती है कि मतलब देर नींद की कमी होती है या आलस बना रहता है शरीर में। कई बार लोग को देखा जाता है कि कैफीन ज़्यादा लेते हैं या सोने के टाइम पर मतलब वो चाय पीने की आदत है, कॉफ़ी पीने की आदत है,
तो इसकी वजह से भी नींद जो है वो बाधित होती है। और जब नींद बाधित होती है तो जाहिर सी बात है सुबह उठने में थोड़ी सी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। तो मतलब कहने का ये है कि, और एक चीज़ और है कि जो धूम्रपान करते हैं, मादक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इस वजह से भी, और इन बातों के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कुछ करें कि अलार्म के गुलाम ना हो। क्योंकि हर चीज़ के लिए विटामिन की गोलियां खानी है तो अलार्म, कोई दवा खानी है, दवा देनी है बच्चों को तो अलार्म, स्कूल भेजना है तो अलार्म। तो ये तो स्वाभाविक है भाई, उठना है आपको टाइम पर तो एक अलार्म लगा लेना काफ़ी होता है। लेकिन दिन में कई बार अलार्म के गुलाम हो जाना वो ठीक नहीं होता, क्योंकि जो आपकी जो दिमाग की नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है, नॉर्मल साइकिल होता है, वो गड़बड़ा जाता है, फिर उसकी आदत ही नहीं बनेगी। आप देखिए ना कि मोबाइल आने के बाद से हम फोन नंबर ही नहीं याद रहता। एक समय ऐसा था कि आपको सारे नंबर्स याद होते थे, एटलीस्ट घर परिवार के नंबर, रिश्तेदारों के नंबर। अब कई बार तो अपना नंबर भी नहीं याद होता है कोई पूछता है कि नंबर क्या है, फोन नंबर, तो बड़ी मुश्किल से हम फोन से देखकर बता देते हैं, बता पाते हैं। तो अलार्म क्लॉक या फोन जो बिस्तर से थोड़ा दूर रखें, एक तो ये भी आदत, क्योंकि मतलब सोने और जगने का एक निश्चित समय रखें और उसका सिर्फ टाइम टेबल बनाए नहीं, सिर्फ टाइम टेबल बनाने के बाद उसको फॉलो भी करें, उसका दृढ़ता से पालन करें। और सोने से पहले, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, धूम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन ना करें, ये सब चीज़ें थोड़ा सा बचाएं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी आदत पड़ चुकी है कि सोने के वक्त हम लोग जो सोशल मीडिया चेक करते हैं, रील्स देखते हैं, इन सब चीज़ों से बचें और सो जाएं समय से। इससे नींद बाधित होती है और सुबह नींद नहीं खुलती है तो अलार्म बजता रहता है बार बार और हम नहीं जग पाते हैं, उसको ऑफ कर करके सोते और जगते रहते हैं। हमारे एक श्रोता ने कुछ इसी तरह की बात लिखी है, कुछ कविता की शक्ल में लिख भेजी है, देखते हैं क्या है। हर सुबह की पहली आवाज़ मोबाइल घड़ी की टिक 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 टिक, और फिर अचानक गूंजता है अलार्म का शोर, सपनों से उठाकर हकीकत में खींच लाता है, हर दिन की तरह आज फिर वही दौड़ करने लगता है। चाय के कप में सांसों का कैद, कपड़ों की झंझट, रस्तों की भीड़, कहीं छूट न जाए समय का ये पहिया, जीवन की ये गाड़ी अलार्म की धुन पर ही चलती है। थोड़ी ज़िंदगी में सहजता हो और यंत्रों से थोड़ा दूर रह के देखें तो ज़िंदगी कुछ ज़्यादा आनंद देगी और हम झूम झूम के गाना गा सकते हैं। बिल्कुल। स्वप्निल, अमूमन कहा जाता है कि हमारा जो वर्तमान होता है हमारे अतीत की परछाई भर होता है, पर साथ ही साथ यही भविष्य की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है। क्या कहोगे आप? जी हाँ, बिल्कुल ममता जी, आपने सही कहा। और इस फलसफे के मुताबिक अगर देखा जाए तो हम आज क्या हैं और आगे क्या होंगे, इसके बीच कहीं ना कहीं हमारी अतीत की घटनाओं में ही छिपे होते हैं। असल में दरअसल सभी जो हमारी यादों का कारवां चलता है तो सभी बुरी यादों को हम पीछे छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने की सलाह देते हैं और ख़ुद को भी यही कहते हैं कि वो पुरानी यादें हम भूल जाएं, लेकिन अमूमन मुमकिन होता नहीं है। जो वर्तमान है उसे संभाला जाए। अतीत में अगर हम पड़े रहेंगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो है, पर क्या ये इतना आसान होता है? मतलब ऐसी यादों से पीछा छुड़ाना, क्योंकि ये कोई पन्ना पलटने जैसी चीज तो है नहीं। कई बार ना चाहते हुए भी हम अनजाने में ही ऐसी बातों के बारे में सोचने लगते हैं, याद करने लगते हैं, तो मुश्किल है थोड़ा, नहीं? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। और अतीत की बुरी यादों को भूलना ज़रूरी है, मुश्किल होने के बाद भी, क्योंकि अगर हम इन्हीं में पड़े रहेंगे, पुरानी यादों को दोहराते रहेंगे, तो जीवन में नए और सुखद अनुभवों को जोड़ ही नहीं पाएंगे। और साथ ही ये तनाव और भय जैसी भावनाओं को भी बढ़ावा देती हैं, ये जो पुरानी बुरी खलिश भरी यादें होती हैं, और जिससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। इसलिए इनसे निकलना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं हो गई हैं जहां सीधा असर मन का होता है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो सीधे सेहत खराब होती है। तो इसलिए इन पुरानी यादों को, पुरानी मतलब दुखद कड़वी यादों को बाहर फेंके और अच्छी यादों को अपने भीतर। जी हाँ, और इनसे निकले कैसे, इस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। और जैसे कि पहली बात ये कि जो बीत गया है उसे बदल नहीं सकते, जो भी है वो वर्तमान में ही है। तो कुछ ऐसी ही बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि
इनसे बाहर निकला जा सके। बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच को एक तो पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं और अतीत में हुई गलतियों को सबक के तौर पर लें। उनके लिए खुद को दोषी न मानें, क्योंकि जितना आप सकारात्मक सोचेंगे उतनी ही जल्दी उन कड़वी यादों से बाहर निकल पाएंगे। हाँ बिल्कुल, और वर्तमान को सुधारने की कोशिश करें, उस क्षण का आनंद लेने पर ध्यान दें, कोशिश करें नए अनुभव हासिल करने की, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं। और पता है ये सच में ना बिल्कुल एक नया एहसास और नई ऊर्जा देगा हमें, क्योंकि इससे बिल्कुल वैसी ही खुशी हमें महसूस होगी जैसे बचपन में होता है ना कि कुछ नया मिल गया, कुछ नया देख लिया, कोई नया पर्सन आ गया, ऐसे तो उससे जो एनर्जी मिलती थी बिल्कुल ऐसी ही खुशी मिलती है। बिल्कुल, जब आप पुरानी यादों से बाहर आना चाहते हैं, कड़वी यादों से, तो अगर खुद से ये कहते हैं कि चलो छोड़ो इस बात को हम नहीं याद करते हैं, खुद से कहें या सामने वाले से कहें, तो उतनी ही वो यादें आपको आपका पीछा करती हैं, उतनी ही दस्तक देती हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा, इसके विपरीत आप कुछ और काम में अपने को लगा लें, मतलब किसी गीत संगीत में लगा लें, कहीं किसी की मदद करने में लग जाएं, या फिर कहीं घूमने टहलने निकल जाएं, खेलने के लिए निकल जाएं, तो ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे आप अपने दुख को भूलने में खुद ही मदद मिल जाएगी और साथ ही सामने वाले को खुश देखकर आपको भी खुशी मिलेगी, अगर आप थोड़ी सी खुशी किसी को दे पाते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये संदेश भेजा है कि जीवन की सारी समस्या, सारे दुख और पीड़ा हमारी यादों के साथ बंधी है। कोई दुख अगर याद करते हैं तो पिछला पूरा समय याद आ जाता है, जबकि सुख को याद करें तो वो वक्त याद आता है मगर जल्दी धुंधला भी जाता है। दुख भरे दिन भुलाए नहीं भूलते, पर दिन में ऐसी ही किचपिच पैदा कर देते हैं जैसे कि एक ही पकौड़े को बार बार तलोगे तो क्या होगा। तो बस वही होता है, जब आप दुखद याद से बाहर नहीं आ पाते, ये यादें आपकी ऊर्जा को वैसे ही पीती हैं जैसे बार बार तला गया पकौड़ा। तो बंद कीजिए दुखद यादों को, पकौड़े के पकौड़ों को रीफ्राई करना। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल, मगर ये दुखद यादें आपकी सेहत और स्वाद दोनों के लिए बुरी हैं। कितने अच्छे से इन्होंने ये बात बताई है। बिल्कुल, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब एक काम करते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और उसके बाद श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल करेंगे और यादों का कारवां आगे बढ़ाएंगे। विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली, और हम यादों के कारवां में चल रहे हैं और बहुत सारी यादें दस्तक दे रही हैं, हमारे भीतर नहीं, हमारे श्रोताओं के भीतर। और हमारे श्रोता लगातार अपनी यादों को साझा कर रहे हैं, खंगाल कर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई इन यादों से निकलने की आवश्यकता ही क्या है, यादें ही तो हमारे जीवन को संवारती हैं और कुछ उससे अच्छा करने में सहायक होती हैं। फिर किसी भी चीज़ को निकालने या फिर भूलने का प्रयास भी दरअसल उसे ही याद करते रहने का एक अच्छा अवसर और तरीका भी है। इसलिए यादों को निकालिए मत, उसमें रहते हुए भी उसके सहारे अपने सर्वोत्तम को देते रहने की योजना में रहिए। तो ये तो इन्होंने अलग सी बात कह दी कि अब ये तो सच है कि हम यादों से बाहर नहीं आ सकते, तो मतलब उसी में गुजारा कीजिए, कुछ नया सोच लीजिए, है ना। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो कड़वे अनुभव जो टीस बनकर बैठे रहते हैं मन में, तो उनसे बाहर आना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, कुछ नया कर सकें। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान और योग का साथ लें, ये आपको शांति और स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि शुरू में आपका मन नहीं लगेगा, ये सच है, पर अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन इसे अधूरा ना छोड़ें। आप देखेंगे कि कुछ वक्त बाद इसकी मदद से आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। और किसी से अपना दिल खोलें, अपने भीतर की बात, अपने मन की बातें कह दें, तो इससे भी आप यादों से, कड़वी यादों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा भी तो जाता है कि बांटने से दुख कम हो जाता है। तो मन में बातें दबाकर घुटते न रहें, और अगर आप किसी से नहीं कह पाते तो किसी डायरी में वो बातें लिख दें, इससे भी बहुत मदद मिलती है। जब हम कई बार लिखने बैठते हैं, डायरी का पन्ना या किसी कोई और विषय लिखने बैठते हैं, कविता की शक्ल में या कहानी की शक्ल में या संस्मरण की शक्ल में, तो जो आपके भीतर का गुबार होता है वो निकल जाता है बाहर, तो आप अपने को हल्का महसूस करते हैं। वरना कई बार कड़वी यादों को दोहराते हुए आपकी आंखें नम होती हैं, आंसू आंसू होते हैं, आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन, तनाव और सिर दर्द, दुनिया भर की समस्याओं से भर जाते हैं। बिल्कुल, हमारे एक साथी ने भी ऐसा ही लिखा है कि पुरानी यादें अच्छी और बुरी दोनों
दोनों तरह की होती हैं। अच्छी यादें तो हमेशा मुस्कान दे जाती हैं, लेकिन परेशानी तब होती है जब दुख भरी यादें हमारे सामने आती हैं, जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। खुद को माफ़ करना, सामने वाले को माफ़ करना सब करते हैं, ध्यान भी करते हैं। कुछ समय के लिए ही हम उनमें से बाहर निकल पाते हैं। फिर कुछ ऐसा समय आता है जिसके कारण हम फिर से उन्हीं यादों के गलियारे में पहुंच जाते हैं और अनायास हमारी आंखें भर आती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये यादें कभी हमारा पीछा छोड़ती हैं या हम उन्हें छोड़ पाते हैं। और आगे की जानकारी आपसे लेंगे कि कैसे बाहर आए। तो देखिए, हम लोग बात कर ही रहे हैं ना। तो हमने तो बहुत सारी जानकारी इनको दी है। एक तो आपने भी बताया कि मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज, और उसके साथ हमने ये भी जिक्र किया कि आप संगीत का दामन थाम लें, फिल्में देखने लगें और कहीं घूमने टहलने निकल नए लोगों से मिलें और शहर से कहीं बाहर पर्यटन के लिए चले जाएं। तब भी आप कड़वी बातों से, कड़वी यादों से पीछा छुड़ा पाते हैं। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है कि ऐसी पुरानी यादें जो सीधे अंतर मन में जाकर लगती हैं, आत्मा को झकझोर देती हैं। वे चोट की यादें समय समय पर याद आती ही हैं, तब मन बहुत ख़राब हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी पारिवारिक घटनाएं हैं जो भूले नहीं भूलती हैं। बहुत बिजी रहती हैं, बावजूद इसके जब घर में उस व्यक्ति के लिए जो घर वाले तारीफ करते नहीं थकते हैं, उनकी वो पुरानी यातनाएं उभर कर आ जाती हैं। जिन्होंने उनका पहले का रूप नहीं देखा है, वे तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो बस सबकी अपनी अपनी यादें हैं और सबकी अपने अपने पास गम है, दुख है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरह से दुखों से निजात पाया हो। थोड़ा न थोड़ा दुख, थोड़ा न थोड़ा, थोड़ी न थोड़ी तकलीफ, परेशानियां सबके ज़िंदगी में रहती हैं। और इसीलिए हम ये मुद्दे पे बात कर ही रहे हैं। तो अभी बहुत सारी बातों का जिक्र हमने आपस में किया, और इसके साथ ही साथ अब ये भी हम कह रहे हैं कि मतलब नई शुरुआत करें, किसी भी रूप में, छोटी हो या बड़ी हो। कुछ सीखना हो या किसी को कुछ सिखाना हो, स्वयं को व्यस्त करें और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे हम देखिए बदल नहीं सकते, पर भविष्य में होने वाली चीज़ों को कुछ तक हम संभाल सकते हैं। स्वप्निल, ये कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। बिल्कुल। तो आपकी कड़वी यादें भुलाने के लिए वक्त ही ऐसा मरहम है जिससे आप उन यादों को भुला सकते हैं। एक श्रोता ने एक बात कही है, लिखा है कि कोई दुख अगर याद करते हैं तो पिछला पूरा समय याद आ जाता है, जबकि सुख को याद करें तो वक्त याद आता है, मगर जल्द ही धुंधला भी हो जाता है। दुख भरे दिन भुलाए नहीं भूलते। ये दिन मन में ऐसी ही किचकिच पैदा कर देता है। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी पुरानी या कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश करें। सखी सहेली में बातें चल रही थी कि यादों से अब हम निकल आए हैं, और अब एक ऐसी बात की तरफ हम अपनी बातचीत का रुख मोड़ रहे हैं जो एक आज के समय में बहुत ज़रूरी है और इस समय काफ़ी चर्चा में भी है। सुरक्षा की बात, महिला सुरक्षा की। तो उसके बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं। आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद में कैसे सक्षम बने ताकि हम सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, चाहे दिन हो या रात हो, रास्ते में जाते हुए महिलाओं को बहुत सारी आंखें घूरती हैं जो महिलाओं को बहुत असहज बना देती हैं। सड़क पर धीमी होती मोटरसाइकिलें, बसों में, ट्रेनों में गलत तरीके से छूते हाथ, दफ्तरों में रोज़ नज़रअंदाज करती हैं महिलाएं इन हालात को। ये वो सारी चीज़ें जो आज लगभग हर एक महिला को कई दिन में एक न एक बार गुजरना ही पड़ता है, बल्कि एक दिन में कई बार इस तरह की हरकतों से गुजरना पड़ता, झेलनी पड़ती हैं, और महिलाएं उसे सहती हैं कई बार और कई बार विरोध भी करती हैं। हाँ, और अब ऐसे में ये तो संभव है नहीं कि लड़कियों या महिलाओं को घर में छुपा कर रखा जाए। वैसे भी बहुत सारे केसेस में घर पर अपने करीबियों द्वारा शोषण के मामले भी सामने आते हैं। तो ज़रूरी है कि इस संबंध में जागरूकता और चैतन्यता के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय किए जाएं ताकि हम खुद से अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बन सकें। जैसे कि हम कई बार चर्चा करते रहते हैं, और जो कम उम्र की लड़कियां हैं, किशोर वय हैं, जो समझ सकती हैं बातों को, उन्हें भी हम समझाते हैं। और यहाँ हम सखी सहेली के मंच से भी ये बात साझा करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। सबसे पहले तो अपने बैग में पेपर स्प्रे रखें। लड़कियों और महिलाओं के लिए बहुत कारगर उपाय है।
कुछ पेपर स्प्रे में ग्लास ब्रेकर भी लगा हुआ आता है। इस स्प्रे के इस्तेमाल से सामने वाले की आंखों में और श्वसन तंत्र में जलन होने लगती है और छींकें और खांसी आने लगती है, जिससे आपको बचकर मतलब परेशानी से जो बुरे हालात होते हैं उससे बचकर निकलने या समय मिल जाता है। और वो जो पेपर स्प्रे होता है अगर आंख में एक बार चला जाए तो फिर वो बहुत देर तक आंख खोल के देख नहीं सकता इंसान। देख सकता। और साथ ही साथ जैसे अगर आपको मान लीजिए पेपर स्प्रे नहीं मिल रहा है तो तब तक के लिए आप अपने बैग में किसी डब्बे में किसी कागज की पुड़िया में लाल मिर्च का पाउडर भी रख सकते हैं, क्योंकि वो भी लगभग उसी तरह से काम करता है और अपने आप को बचाते हुए उसका इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है स्वप्निल कि दिमाग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हादसा आ गया है, आपके सामने मुसीबत आ गई है और आपको ये बात जहन में नहीं आ रही है। इसलिए तुरंत उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार 24 घंटे सजग और सचेत रहें। साथ ही साथ अपने फ़ोन में वुमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल करें। आजकल तो हर किसी के पास फ़ोन रहता ही है हर वक्त, और अपने फ़ोन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, उनमें से कोई एक ऐप ज़रूर अपने फ़ोन में रखें। इससे होगा ये कि मतलब जब भी कभी भी आपको खतरा महसूस हो तो फ़ोन के लॉक बटन को 3-4 बार लगातार दबाने पर आपके सेट किए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपकी जो लाइव लोकेशन है वो खतरे के अलर्ट के साथ पहुँच जाती है। तो कहीं ना कहीं से आपको एक सुरक्षित रूप से रहने के लिए मदद जाती है। और कहीं बाहर निकलते हैं तो फ़ोन पूरी तरह चार्ज करके रखें। और दूसरा है कि स्पीड डायलिंग भी रखें, जैसे घर वालों के नंबर, अपने पड़ोसियों के नंबर या घर का नंबर तो रखना ही चाहिए। और नंबर सेव करने का एक तरीका होता है कि हम अपने घर वालों के नंबर भी नाम से सेव करते हैं, लेकिन हम सबके ख्याल से उसे, जैसे मान लीजिए आपके पति हैं तो हस्बैंड के नाम से सेव कर लिया, पत्नी है वाइफ के नाम से, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर। तो मान लीजिए कि आप जल्दी से एक तो डायल कर सकते हैं और मान लीजिए आपका फोन कहीं किसी और के हाथ लग जाता है तो वो हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। इनके घर का नंबर है, क्योंकि नाम से उस समय पता नहीं चल पाता है कि ये किसका नंबर है। दूसरा, पुलिस या हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत फोन लगाएं। मुसीबत का एहसास होने पर मदद के लिए तुरंत पुलिस या महिला सुरक्षा के लिए तैनात हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। ये भी बता देते हैं हम कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091 और इमरजेंसी नंबर 112 है। राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए नंबर है 7827170170। मेरे ख्याल से नंबर एक बार जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग का नंबर आप एक बार पुनः सुन लें, 7827170170। इमरजेंसी नंबर है 112 और वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। और हम आपसे ये भी मतलब एक तरीके से अनुरोध करेंगे कि ये नंबर्स को अपने फ़ोन में सेव कर लें इन्हीं नामों से, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनका इस्तेमाल वक्त पर कर सकें। और इसके अलावा आप अपने बैग में कुछ ऐसा रखें जिससे मुसीबत में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि भारी चाबी का गुच्छा है, वो निकाला और तुरंत अपने दुपट्टे में या रुमाल में बांध करके उसको एक हथियार की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। भारी बक्कल वाली बेल्ट है, या आजकल तो इलेक्ट्रिक शॉक वाली सेफ्टी टॉर्च भी आती हैं, उसे भी रख सकते हैं। ये सब जब खास तौर से रात में आप घर से अकेली निकलती हैं और सुनसान राहों पर जब जाती हैं तब इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और कैब या ऑटो में है, टैक्सी में है तो उसकी डिटेल घर वालों के साथ शेयर करें और किसी के साथ कॉल पर लगातार बने रहें। और लाइव लोकेशन, बहुत आसान है कि लाइव लोकेशन शेयर कर दें और आप खुद भी लाइव लोकेशन देखती रहें कि आप की जो कैब है या ऑटो है सही रास्ते से जा रहा है या गलत रास्ते से, या इधर उधर घुमा के कहीं से बोलेगा कि इधर से रास्ता नहीं, इधर ट्रैफिक है। तो अगर रास्ता बदल रहा है तो तुरंत चैतन्य हो जाएं और गाड़ी रोक कर देखें कि भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहां पर उतर जाएं। हाँ, उतर जाएं। और साथ में आप जब भी कहीं चौराहे आते हैं तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस को तुरंत संपर्क उनसे करें। और इन सभी बातों के साथ और चीज़ों के साथ ये भी ज़रूरी है कि संकट में इनका इस्तेमाल करने की ताकत और आत्मविश्वास ये बना कर रखिए। इसलिए खुद को नाजुक या कमज़ोर बिल्कुल भी ना समझें और ज़रूरी है कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और खुद को सजग सतर्क बनाए रखें। बिल्कुल सही बात है। और
एक चीज़ और है, जब घर में लड़कियां पैदा होती हैं तो जो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव किया जाता है, ये माता पिता का भी फ़र्ज़ है कि वो भेदभाव ना करें, उनके पोषण पर, न्यूट्रिशन पर ख़ास ध्यान दिया जाए। लड़कियां खुद भी अपने पोषण के लिए सजग रहें, स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से खुद को मजबूत रखें, बलिष्ठ बनाएं। और योगा एक्सरसाइज के ज़रिए भी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रह सकती हैं। साथ में न्यूट्रिशन की कमी ना होने दें। अमूमन आजकल लड़कियां अपने फिजिक पर ध्यान देती हैं कि उनकी फिगर कैसी है, तो इस चक्कर में डाइटिंग करना और खाना ना खाना, इस वजह से वो बहुत कमज़ोर भी होती हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है। जी हाँ, क्योंकि संकट के समय में ना सामने वाले से मुकाबला करने के लिए हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डटकर उस स्थिति का सामना कर पाएं और उससे निकल पाएं। साथ ही साथ एक और ये बात है, जैसे हम देखते हैं ना, बच्चे जाते हैं, घर में बोलेंगे कि कहीं और जा रहे हैं और जाते कहीं और, कभी कभी दोस्तों के साथ प्लान बना लेते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि समय और परिस्थितियां देख रहे हैं आप कि कैसे बदलती जा रही हैं और संकट इसी तरह की चीज़ों में सामने बढ़कर आ जाता है। तो कोई कितना भी करीबी या मित्र क्यों ना हो, बिना घर वालों की जानकारी दिए हुए कहीं पर भी अकेले जाने से बचें। और यदि आपको बहुत कहा भी जा रहा है कि नहीं नहीं ये सरप्राइज है, तो ऐसे में भी कम से कम अपनी माँ या अपने पति या अपने भाई, किसी एक सदस्य को अपनी लोकेशन ज़रूर बताएं। बिल्कुल। और साथ में जब कहीं ऐसी जो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, मित्र नहीं है, उनके साथ संपर्क में जब जाते हैं, तो जब कहीं पर कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ या चाय कॉफ़ी ऑफर किया जाता है, तो उस समय बहुत सजग सतर्क रहें कि उसमें कई बार कुछ ऐसी मिलावट कर दी जाती है जिससे आपको नशा हो जाता है और आप हादसे की शिकार हो जाती हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत ही कॉमन हो रही। इन बातों का ख्याल रखें। इन सारी बातों में सबसे ज़रूरी है आपकी सजगता। तो आप सजग रहेंगी तो इन सब मुसीबत में नहीं फंसेंगी। बिल्कुल। और आपने ये जो बात कही है, किसी चीज़ में कुछ मिलाकर पिला, उसी के तरह से एक और भी चीज़ ऐसे आती है कि जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि कहीं पर कोई शांत जगह होती है, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी सी शॉप टाइप की लगा करके ऐसे लोग सड़क पर मेज वेज लगा करके चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो आजकल पेपर स्प्रे की भी हमने कई जगह देखा है कि ऐसे लोग बेच रहे होते हैं। तो जैसे कभी पार्किंग एरिया है मॉल का या कोई ऐसी सुनसान वाली जगह पर, तो लोग कहते हैं कि मतलब वहाँ से सस्ता है, इतना महंगा आप कहाँ लेंगे, ये ले लीजिए, उस काम वैसे ही करता है। लेकिन सस्ते के चक्कर में आप अगर मना भी करते हैं तो कई बार देखा जाता है लोग कहते हैं अरे एक बार देख लीजिए, खाली हम ये नहीं कह रहे आप ले ही लीजिए। तो उस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, दो पैसा ज्यादा खर्च कर लें पर अपनी सुरक्षा हमारे ही हाथ है। तो ऐसी जगहों पर जाने से बचें, ऐसे लोगों की बातों में आने से बचें। ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं इस तरह की। कुछ घटनाएं और भी हैं, जैसे बसों में जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं गाड़ियों में, तो देखा है कि अपने पूरे चेहरे को मास्क लगा लिया है और पूरे चेहरे को कवर किया है, सिर पर भी दुपट्टा या कोई कैप लगा हुआ है, पूरा चेहरा ढका हुआ है। तो ऐसे लोगों के आसपास ना बैठे। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग नकाब पहनकर और कोई ऐसी नशीली चीज होती है जो आपने हवा के जरिए भी टच करके और नशा हो जाता है, तो आप नशे के मतलब नशा हो गया और बेहोशी आ गई और उस समय भी हादसे के शिकार होते हैं। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए और हमें उम्मीद है कि सखियों और सखाओं को इन बातों से काफ़ी मदद मिली होगी। यहाँ सलामत रहें। और साथ ही साथ अब इतनी सारी बातों के साथ अब बारी है व्यंजन की। तो क्या बनाया जा रहा है? सोच रहे हैं कि साबूदाना का डोसा बनाने की रेसिपी बता दी जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए सामग्री ले लेते हैं पहले। तो सामग्री लेने में सबसे पहले साबूदाना भिगोया हुआ 1 कप, चावल भिगोया हुआ 2 कप, फ्रूट साल्ट 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच और पानी आवश्यकता अनुसार। और बनाएं कैसे? भीगे हुए साबूदाने और चावल को भूल जाने के बाद उसका पानी निथार लें, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल दें। अब साबूदाना और चावल को उसे ब्लेंडर में डालकर उसे क्रश कर लें और धीरे धीरे पानी डालते हुए एक चिकना घोल सा बना लें। इस घोल को तकरीबन आधा घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। फिर इसमें नमक और फ्रूट सॉल्ट डालकर मिलाएं और फ्रूट सॉल्ट डोसे को हल्का बनाने में मदद करता है। और जब ये बैटर इस तरह से तैयार हो जाता है और जब बैटर तैयार है तो डोसा बनाने के लिए तवा ले लें नॉन स्टिक और मध्यम आंच पर इसे
मतलब तवा को गरम कर लें मध्यम आंच पर, फिर उसके बाद गरम तवे पर एक कलछुल से घोल को डालकर फैला दें। पतली परत बनाते हुए उसे धीरे धीरे फैलाएं और किनारों को सुनहरा होने और कुरकुरा होने तक पकाते रहें। अब इसे दूसरी तरफ भी पलटकर ऐसे ही पकाएं। डोसा पकाने में अगर आप मक्खन का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाद भी बढ़ जाता है और पलटने में भी थोड़ी आसानी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसको खाने के लिए गरम गरम आप चटनी के साथ, सांभर के साथ खा सकते हैं। तो हो गया डोसा। और अब घड़ी की ओर देखिए स्वप्निल, बिल्कुल वक्त हो गया है कि अब हम विदा लें। तो बिल्कुल गाना सुनाने का भी वक्त नहीं है, कुछ बोलने बतियाने का भी वक्त नहीं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और स्वप्निल का नमस्कार।